आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां अपराधियों ने एक डॉक्टर की आवाज पर फायरिंग की है, पर्चा फेंक कर रंगदारी मांगी है। बड़ी खबर गोपालगंज से, सीसीटीवी कैमरे में कैद ये जो वारदात है उचका गांव थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार की है। इन तस्वीरों को जरा गौर फरमाइए। दो लोग आते हैं जिन्होंने फायरिंग की है, पर्चा फेंका है। शहर के नामी डॉक्टर हैं, डॉक्टर AK शर्मा के क्लिनिक और उनका आवाज, जिस गेट को आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। एक बाइक पर दो अपराधी मुंह बांध कर आते हैं, अपना चेहरा छुपाए हुए, और गेट के पास आकर बाइक पर जो पीछे बैठा हुआ शख्स है वो उतरता है, गेट के पास पहुंचता है, कैंपस में पर्चा फेंकता है और फिर घर के शीशे पर फायरिंग कर देता है। इसके बाद भागने के दौरान अपराधी बाइक पर बैठकर 2 फायर करते हैं और फरार हो जाते हैं। 2 हफ्ते पहले भी अपराधियों ने 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। मुकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मुकेश, इस पूरे मामले में जब पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और फिर यह सीसीटीवी फुटेज आया, पुलिस कुछ कर रही है, कुछ कह रही है? देखिए, मैं बता दूं कि पूरी घटना जो है ये उसके गांव थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार का है और यहाँ पर डॉक्टर AK शर्मा से बेखौफ अपराधियों ने 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी और जब उन्होंने देने से इनकार किया तो अपराधी कल देर रात वहां पर ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग करते हैं, पर्चा फेंकते हैं। और मैं बताऊं कि इस मामले में पुलिस का दावा है कि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है, सीसीटीवी को पुलिस खंगाल रही है। मैं बता दूं कि इससे पहले गोपालगंज नगर थाना के चिकित्सक से रंगदारी मांगी गई है और इसके अलावा बिशंबरपुर थाने से चिकित्सक रंगदारी मांगी गई है। तो इस तरह से गोपालगंज में 3 डॉक्टरों से रंगदारी की मांग की गई है और अब तक किसी मामले में भी पुलिस ने किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कर पाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पर्चा फेंक कर रंगदारी मांगी गई, इससे पहले भी इस घटना को अपराधियों ने किया था और एक बार फिर उन्होंने धमकी भरा पर्चा और 3 राउंड फायरिंग कर यह बताया कि पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। और अगली खबर दरभंगा से, जहां शहर के करीब 1 दर्जन वार्डों में पानी ने कब्जा जमा रखा है। हालात ये हैं कि रोजी रोजगार से लेकर घर आंगन सब डूबे हैं। लोगों का कहीं आना जाना तो दूर, घर में रहना मुश्किल हो गया है। किचन से लेकर बाथरूम तक घुटने भर पानी जमा है, लोग परेशान हैं। वाजिदपुर मोहल्ले में लोगों के बेडरूम तक 15 दिनों से पानी जमा है। बच्चे बेड तक से नीचे नहीं उतर पाते, ऊपर से जमा पानी आ रही उससे दुर्गंध लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पानी के बीच बिजली के पंखे और अन्य सामानों का इस्तेमाल कभी भी खतरनाक हो सकता है। मोहल्ले में जहां कभी कार और मोटरसाइकिल सरपट भागती थी, उन सड़कों को भी हम दिखाएंगे। फिलहाल घर के भीतर की तस्वीरें आप देखिए कि क्या स्थिति है और पानी भरा है, लेकिन अभी तक किसी ने इस घटना की सुध नहीं ली है। तो पूरी की पूरी साइकिल डूब जाती है और इतना पानी यहां पर जमा है। क्या है वो देखिए, यहाँ कमरे में पानी है, इसमें बेडरूम में पानी है, ये बाथरूम में पानी है, इधर पूरा मेरा हॉल वगैरह सारा जो है पानी है, बाथरूम वगैरह का दिक्कत है। हम लोग का तो जीवन ये है कि हम लोग कहीं घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। आज 15 दिन हो गया हम लोग का, अभी तक हम लोग घर में ही हैं। जेंट्स हैं जो कैसे भी बाहर निकलते हैं, हम लोग का तो घर में ही है। यहाँ है कि सारे रूम में पानी है, किचन में पानी है, सारे बाथरूम में पानी है, मोटर जल गया है, पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन। तो बाढ़ के पानी में तैरता मोहल्ला, जो आप इस वक्त दरभंगा से आई हुई तस्वीरों को देख सकते हैं। 3 से 4 फीट तक ये पानी जमा है, सभी चीजें डूब गई हैं, बाहर से लेकर घर के भीतर तक सभी जलमय हैं। और जिस परेशानियां हैं जो महिलाएं बयान कर रही हैं घर की, कि वो बाहर नहीं निकल सकती हैं। सबसे बड़ी बात कि रोजमर्रा की जो उनकी दिनचर्या है पूरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके अलावा वहां पर जो बिजली के उपकरण हैं, सबसे बड़ा डर इस बात का है कि कहीं करंट ना लग जाए। तो ये पूरी कवायद आप देख पा रहे हैं। मोहल्ले में गाड़ियों के बदले नाव चल रही है, वो भी अपने प्रयास से। प्रशासनिक दावा बिल्कुल यहां फेल साबित होता नजर आता है। तो बिहार के 16 जिलों में दरभंगा सबसे ज्यादा प्रभावित है। आलम यह है कि यहां बिरौल SDO के ऑफिस से लेकर आवास तक पानी में कब्जा जमा रखा है। कभी प्रशासन और परेशानी के सामने लाचार है, फिर आम लोगों की कौन पूछे। पूरा इलाका करीब 4 से 5 फीट पानी में डूबा है। राशन और जरूरी काम से कहीं आने जाने के लिए पूरी तरह से जुगाड़ से काम लिया जा रहा है। किसी ने ट्यूब के सहारे आने जाने का हाईटेक नाव बनाया है, कोई ड्रम के जुगाड़ से आना जाना कर रहा है, जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन नाव से लेकर किसी भी तरह की सरकारी मदद
नहीं मिल पाई है। लोग तो जैसे तैसे रह रहे हैं, बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं निकले हैं और पीने की पानी की तो इतनी दिक्कत हो रही है कि हम लोग की जो चापाकल है वो डूब गया है पानी में और उसके कारण हम लोग को दिक्कत हो रहा है पानी लेने के लिए भी। बिरोल प्रखंड का ये पूरा कमला बलान का पानी है। ये बलिया रोड और जलिया रोड दोनों मोहल्ला एकदम भर छाती भर कमर पानी में डूबा हुआ है। लेकिन हमारे सीओ साहब को ऑफिस में बैठ के वो निरीक्षण कर रहे हैं कि हमारे पंचायत यहाँ हमारे प्रखंड में पानी नहीं है बाढ़ का। और इधर बिहार के बाढ़ प्रभावित 15 जिलों के लिए आज राजभवन से 15 ट्रक राहत सामग्री भेजी गई है। राज्यपाल फागू चौहान ने राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से भेजी गई इस राहत सामग्री में टर्पोलिन शीट, किचन सेट, साड़ी, धोती, मच्छरदानी, टेंट, बाल्टी, सूती चादर, तौलिया और फेस मास्क शामिल हैं। और इसी सामग्री के साथ राष्ट्रपति की तरफ से दी गई 2 ट्रक राहत सामग्री भी शामिल कर दी गई। राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना करने के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि सरकार और जिला प्रशासन को और तेजी से बाढ़ पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में रेड क्रॉस सहित अन्य सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से भी मैं अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन को पूरा सहयोग करें। क्या क्या है उसमें? धोती है, साड़ी है, टारपुलिन है, बर्तन है, किचन सेट है, टेंट है, मच्छरदानी है, हाँ, ये सारा चीज हम लोग पास हम लोग दे रहे हैं। एक ट्रक भर गया है उससे और जो विस्थापित लोग हैं उनके बीच में जाके हम लोग काम करेंगे और काम करके बांटेंगे सामान हमारे सेक्रेटरी जो हैं जिला के। और ये आपको मालूम है चाहिए कि 2 ट्रक राष्ट्रपति महोदय ने, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने बिहार के लिए भेजा है, उसी में इसको भी मिला दिया गया है। और चलिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति से मिला सामान भी इसमें शामिल किया गया है। राज्यपाल ने इसे रवाना किया। 15 जिले और 15 ट्रक की ये जो खेप है, मदद की खेप है, जिसमें सारी जरूरी चीजें पैकेट्स के तौर पर बनाई गई हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी ने इसके लिए अच्छी पहल की है। इधर खगड़िया में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित है। कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर हैं और ऐसे में बाढ़ पीड़ितों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाना बड़ी चुनौती है। हालांकि अलौली प्रखंड में बोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई है। बोट पर ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं मौजूद हैं। प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अगर तबीयत बिगड़ती है तो ये नंबर है 1834 56 62 0, यानी कि 1800 345 6620। ये नंबर है। इस पर कॉल करने पर डॉक्टर और दवाएं पीड़ितों के बीच पहुंच रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोट एम्बुलेंस की सुविधा वरदान साबित हो रही है। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष व्यवस्था की है। जो लोग बांध पे रह रहे हैं उनके लिए बोट एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और हम ये दिखाना चाह रहे हैं। हम उस समय हैं बोट एम्बुलेंस पर ही, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये बोट एम्बुलेंस चलंत चिकित्सा दल, साथ में जो डॉक्टर हैं इस टीम में और नर्स हैं, एएनएम है, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं कि एम्बुलेंस ले करके ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है वो भी यहाँ पर रखा हुआ है और जो फर्स्ट एड की जो दवाई होती है वो इस बोट एम्बुलेंस पर रखा हुआ है। एक तरह से जो भी बाढ़ प्रभावित लोग हैं वहाँ पे ये एम्बुलेंस पहुँचती है। टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से जो बाढ़ पीड़ित फ़ोन यहाँ पे करते हैं उसके बाद ये टीम वहाँ पहुँचती है। ये एम्बुलेंस बोट है, ये जस्ट एम्बुलेंस के जैसे सुविधा देती है। ये अलौली प्रखंड अंतर्गत 4 पंचायत बाढ़ प्रभावित है। वहाँ हम लोग गांव-गांव जाके सब पेशेंट का इलाज करते हैं। किसी टाइप का इमरजेंसी होता है तो हम लोग वहाँ तुरंत पहुँचने का प्रयास करते हैं। अमूमन ये देखने को मिलता था कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बांध पे रह रहे हैं या चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुँच पाती थी। ऐसे में बोट एम्बुलेंस उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। और इधर मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए 60 से अधिक स्वास्थ्य कैंप और मोबाइल मेडिकल टीम लगाई गई है, लेकिन बाढ़ की वजह से नेशनल हाईवे 57 पर शरण एक परिवार के नवजात को अब तक टीका नहीं लगा सका। संवाददाता प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ लोग बाढ़ की पीड़ा झेल रहे हैं तो इसी बाढ़ की विभीषिका के बीच लोगों के घर में खुशी मनाने का भी एक अवसर है। ये देखिए NH 57 पर हम मुजफ्फरपुर के पास मिठन सराय में हैं।
13 दिन पहले यह बच्ची जन्म ली है। नाम अनन्या रखा गया है। चंदा की बेटी है अनन्या। और पिछले 7 दिनों से NH-57 पर ये लोग परिवार शरण लिए हुए हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी एक चिंता ये है, इस बाढ़ के दौरान ये परिवार न तो अपने घर वापस हो सकता है चूँकि घर में जल जमाव है, दूसरी तरफ इसे अब तक किसी प्रकार का टीका नहीं मिला है, जबकि नवजात बच्चों को तत्काल टीका लगाना ही चाहिए। क्या नाम रखे बच्चे का? अनन्या कुमारी। टीका पड़ा? नहीं। कोई देखने आया स्वास्थ्य विभाग? नहीं। आप ले नहीं गए? बाढ़ में पानी में कोई सुविधा नहीं है तो कैसे लेकर जाएं? अच्छा, कोई चिंता है बच्चे को लेकर? चिंता तो है। पहले बच्चा है? हाँ, बहुत गर्मी से पूरा देह सींच गया हुआ है, देखिए। हाँ, गर्मी से? पाउडर दे रहे हैं? हाँ, पाउडर लगा रहे हैं। जो बच्चे का पालन पोषण है इस गर्मी में, इस जो आप देख रहे हैं, इस चूँकि जो त्रिपाल टांगा गया है और प्लास्टिक के सीट्स के नीचे इस नवजात बच्चे को क्या कष्ट हो रहा होगा उसका अनुमान लगा सकते हैं। कोई देखने नहीं आया स्वास्थ्य विभाग के लोग? कोई नहीं आया सर, कोई स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी या कोई डॉक्टर कोई नहीं आया। घर नहीं जा सकते? घर नहीं जा सकते। खुशी है घर में बच्चा आया? बच्चा तो आया, घर में तो खुशी है ही है, फिर ऊपर से दुख भी है। क्या किया जाए, किधर लेके जाया जाए टीका के लिए। नीतीश सरकार ने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों को जो है जहां पर सामुदायिक किचन चलेगा उसके आसपास इस प्रकार के स्वास्थ्य कैंप भी लगाने हैं और जो जिन्हें ज़रूरत है उन्हें तत्काल जो मेडिकल सहायता है वो मुहैया कराई जाएगी। लेकिन नवजात बच्चों के बचाव के लिए टीका आवश्यक होता है और ख़ास करके जब बाढ़ की विभीषिका हो, जल प्रलय जैसी स्थिति हो, चारों तरफ पानी ही पानी हो, ऐसे में नवजात की ज़िंदगी को विशेष संकट होता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की पहल यहाँ तक नहीं हो पाई है, जिसके कारण नवजात को 13 दिन बाद भी टीका नहीं लगा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर कम हो गया है, लेकिन लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही। बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों का आरोप है कि उन्हें अब तक कोई सरकारी मदद नहीं मिली। डुमरा प्रखंड के राघोपुर बखरी गांव में हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों की शिकायत है कि अब तक कोई जनप्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। दहा रहल छी या घर द्वार बिनु या मछुआ गोर ले छी हम। अच्छा, मुखिया का सुनवाई न आना कोकरो सुनवाई होबे न करे, सहाय आ चल। पानी है, दहाड़ है, हम लोग मर रहे हैं। न मुखिया न वार्ड है, कुछ सुनबे नहीं करता है। कोई ऐबो करता है चेक इन तो उधरे से उधरे, इधर नहीं कि किसी को देख रहे हैं कि पानी कौन है असली पानी में है। सब आया उधरे से उधरे सब चला गया। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के साथ कई इलाकों में भीषण जल जमाव ने लोगों को जल कैदी बना लिया है। सड़क सदर जो थाना है उसके इलाके पताही में स्थित ये आपका निकलने का रास्ता और लोग आनंद की जगह पानी में डूबे हैं। मोहल्ले में करीब 1 महीने से सड़कों पर 5 फीट तक पानी जमा है। करीब 500 परिवारों का घर वाला ये मोहल्ला चारों तरफ से पानी से घिरा है। परेशानी से बचने के लिए कुछ लोग जो हैं दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं, तो कई अपने घरों में ही कैद हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। देखने से आपको लग रहा होगा कि यह कोई मुजफ्फरपुर का बाढ़ ग्रसित इलाका है, क्योंकि पानी जिस तरीके से चारों तरफ दिख रहा है तो उससे ही लगता है कि यह बाढ़ ग्रसित इलाका है। लेकिन चौंकिए मत, यह मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके का एक मोहल्ला है आनंद नगर, और उस आनंद नगर में हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बाढ़ का नहीं बल्कि बारिश का पानी है। मोहल्ले की पड़ताल करने हम आए हैं, चूँकि बहुत सारे लोग यहाँ पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। मोहल्ला पूरा डूबा हुआ है। हाँ, सभी लोग घर को छोड़ के चले गए। जो लोग हैं उनकी यही हेल का आते हैं पानी और जाते हैं। ये बारिश का पानी बढ़ गया और उसके बाद कुछ बाढ़ का पानी उधर से आपका ये मथुरापुर गांव है उस तरफ, और पताही हवाई अड्डा और कोल्ड स्टोर के पीछे से ये सारा पानी आकर के ये पूरा जलमग्न कर दिया। निकल क्यों नहीं रहा पानी? पानी का निकासी का कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। सोलिंग वगैरह जो हुआ था वो डाउन लाइन था ही था, उसी में सोलिंग करके चला गया अपना। तो यहाँ जो एनएच गुजरती है उसमें पुल वगैरह नहीं है? एनएच पे पुलिया एक था। एनएच का जब चौड़ीकरण हो रहा था उसके पहले एक पुलिया था जो लहलादपुर गांव के सामने है। उसको वहाँ के स्थानीय निवासी लोग जबरन या पैरवी से जैसे भी हो शासन प्रशासन के लोगों के द्वारा मिल करके और उसको
क्लोज करवा दिया गया और चौड़ीकरण में उसको ट्रेसलेस कर दिया गया। लोग बता रहे हैं कि 500 से ज़्यादा परिवार इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी है और वह है गंदा पानी। बहुत मुश्किल है सर, यानी बच्चे लोग के ताने घर से निकलना बहुत मुश्किल पड़ गया है सर। जब हम लोग राशन लाने या सब्जी लाने के लिए जाते तो बहुत परेशानी होता है। जाम हुआ है, क्या हुआ है, इससे क्या फायदा हुआ? हर दिन यहाँ का स्टेटस लेकर हम लोग डॉक्टर के यहाँ भी नहीं जा पाते। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। नवादा सदर अस्पताल में नवजात बच्चों का बेहतर इलाज हो, गरीबों को निजी अस्पतालों के चक्कर में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई नहीं लुटानी पड़े, इसके लिए SNCU वार्ड को 2017 में अपग्रेड किया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद यहां 18 मशीनें खराब हो गई और इसके बाद से लोगों को यहां सुविधा नहीं मिल पा रही। विभाग को कई बार मशीन को लेकर लिखा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खराब मशीन के बीच खाली पड़े वार्ड का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा सदर अस्पताल में SNCU की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जिसका एक ही उद्देश्य था कि गरीब तबके के नवजात बच्चे को बेहतर सुविधाएं मिल सके। नवादा सदर अस्पताल में इसकी शुरुआत होने के शुरुआती दिन में लोगों को तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहां से प्राप्त हुई, मगर कुछ दिनों के बाद यहां से सुविधाएं लोगों को कम होती चल गई। कारण होता था कभी कोई मशीनें ख़राब हो जाया करती थी, जिसके कारण लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती थी। और आज भी यही स्थिति बरकरार है। नवादा सदर अस्पताल स्थित SNCU वार्ड के कुल 18 मशीनें खराब है, जिसमें 11 वार्मर और 7 फोटोथेरेपी मशीन खराब पड़ी हुई है। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि पुराने मशीन को रिप्लेस करने के लिए नए कंपनियों को टेंडर के लिए बोल दिया गया है, मगर अभी तक यह उन मशीन को प्राप्त नहीं हो पाया। यहाँ तैनात जो डॉक्टर है उनका कहना है कि तकरीबन कई माह से यह समस्या बनी हुई है, मगर अभी तक किसी भी मशीन को ना तो बदला जा चुका है और ना ही उसे ठीक किया जा चुका है, जिसके कारण यहाँ आने वाले गरीब तबके के मरीज के परिजनों को निजी क्लिनिक का सहारा लेना पड़ता है और इसके कारण उनका आर्थिक दोहन होता है। हालांकि अधिकारियों ने कहा है कि बहुत जल्द इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा, मगर अभी आने वाले समय में यह देखना होगा कि नवादा सदर अस्पताल के प्रबंधन के लोग कब तक इस मशीन को रिप्लेस करती हैं और लोगों को यह सुविधा फिर से मुहैया करा पाते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और खबरें लगातार जानी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में CBI लेगी बयान। सुशांत के परिवार का बयान दर्ज करेगी CBI। फरीदाबाद में बयान दर्ज करेगी CBI। सुशांत के पिता और बहन का बयान दर्ज होगा। सुशांत के जीजा OP सिंह का भी बयान दर्ज होगा। जो CBI अब एक एक कदम इस जांच में आगे बढ़ाती हुई, सुशांत के जीजा OP सिंह फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर हैं। अब उनका भी बयान CBI दर्ज करेगी, यानी कि इस पूरे मामले की तह तक CBI जाने की तैयारी में है। तो सुशांत केस में रिया एंड फैमिली से आज ED पूछताछ कर रहा है और मुंबई के ED दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है। वहीं उनके भाई शोविक, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मैनेजर श्रुति मोदी पहुंची हैं और पूछताछ अभी चल रही है। सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ होगी। वहीं रिया के CA रितेश शाह भी ED दफ्तर पहुंच चुके हैं। और सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने संवाददाता निरंजन से खास बातचीत की है। विकास सिंह ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के दायर हलफनामे पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कानून की जानकारी नहीं है, इसी वजह से वो सुशांत केस में पटना में दर्ज FIR को 0 FIR करार दिए जाने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। मामला अदालत में है और उनके वकील हैं विकास सिंह। जिस तरह से सुनवाई लगातार जारी है, सर क्या प्रोग्रेस है? कल हियरिंग है। देखिए, एक महाराष्ट्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें उन्होंने बड़ी अजीब सी बात कही है। मतलब उससे बड़ा ये लगता है कि उनको कानून का ज्ञान कम है। वो कह रहे हैं कि ये 0 FIR है। 0 FIR जो है वो एक कॉन्सेप्ट बड़ा अलग चीज़ है। आपको याद होगा आसाराम बापू के मामले में जो लड़की थी, जो कंप्लेनेंट, उसके पिता कंप्लेनेंट थे, तो जो कुछ भी हुआ उसके साथ राजस्थान में हुआ, रहने वाली यूपी की थी। तो जब ट्रेन से दिल्ली उतरी तो पहाड़गंज में पुलिस स्टेशन में जा करके उसने FIR दर्ज करवाया। इसलिए करवाया कि उसको डर था कि राजस्थान वाले दर्ज नहीं करेंगे और वो वेट नहीं करना चाहती थी कि अपने घर जा कर के कराएं।
तो दिल्ली में चूंकि कुछ भी नहीं हुआ था, ना वो रहने वाली दिल्ली की थी, तो उसको 0 FIR करके रजिस्टर कर लिया गया और फिर उसको वहाँ भेज दिया गया थाने में जहाँ पर कि इंसिडेंट हुआ था। हर जो एक विक्टिम होता है या जो एक क्राइम का जो सफरर होता है, उसको हमेशा चॉइस होता है कि या तो वो कराए जहाँ पे हादसा हुआ है वहाँ, या वो कराए जहाँ वो रहता है, जहाँ पर उसको उस हादसे उसका जो इफेक्ट सफ़र करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम, जो 179 CRPC में है। हमारे क्लाइंट को चॉइस था कि मुंबई में कराएं या पटना में कराएं। मुंबई पुलिस का जो रवैया था कि उन्होंने 25 फरवरी के कंप्लेंट के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। जब हमने कह दिया कि हमको इसके जान से खतरा है, मरने के बाद भी उस दिशा में कोई काम नहीं किया। तो जब हमने देखा कि तमाशा चल रहा है, इंक्वेस्ट जो 24 घंटे में ख़त्म हो जानी चाहिए, उस इंक्वेस्ट को चलाए चले जा रहे हैं, तब हमारे क्लाइंट ने हमसे डिस्कस किया और हम लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पर तो अगर FIR गलती से डाल भी देंगे तो रफा दफा करके ख़त्म कर देंगे। तो हमको तो पूरा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अपना स्टैंप ऑफ अप्रूवल कल दे देगा और CBI अच्छी तरह से फिर इस पर छानबीन कर पाएगा। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन सतप्रकाश के साथ निरंजन सिंह, निजी टीम, दिल्ली। और शिवसेना नेता संजय राउत के बयान से सुशांत का परिवार आहत है। सुशांत के चचेरे भाई नीरज बबलू ने कहा है कि वो राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे। के प्रति हम समझते हैं कि मेरी जो पहले से समझ थी वो उनके प्रति कुछ अच्छा ही था, लेकिन जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहरपनी कर रहे हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार के एडिटर हैं, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना मैंने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सड़ा रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का मैंने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफी निंदनीय है। और जरूरत पड़े तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। और आइए सुनते हैं कि आखिर संजय राउत ने ऐसा क्या कह दिया जिससे बिहार की राजनीति गर्म हो गई। ये मेरी जानकारी है और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, हाँ सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच, वो सच अब सामने आएगा। इसी डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे।